अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। कफ़स तुबा किरण किस्त नंबर 12। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ताईजान कैसी हैं? वो नफीसा बेगम के लिए चाय बनाकर उनके पास आ बैठी थी। जिस माँ की जवान बेटी फोत हो जाए वो कैसी हो सकती हैं? लहजे में हमदर्दी ली उन्होंने अब्रिश से सवाल किया तो इसके चेहरे पर कई साए लहराए। जमील की जिंदगी में तो उन्होंने माँ का हक होने का अदा नहीं किया, अब किस बात का रोना है? अगर वो जमील पर एतबार करती तो शायद जमील जिंदा होती। वो अपने गुस्से को छुपा न सकी। नफीसा बेगम ने चाय की चुस्की लेते उसे बगौर देखा था। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम खालदा और गजनान से नाराज हो। उन्होंने बहुत गलत किया है, लेकिन अब वो दोनों शर्मिंदा है। इसलिए तुम भी अपना दिल बड़ा करके पिछली बातें भुला दो। माफ करना सीखो बेटा, वरना ऐसे ही कुढ़ती रहोगी। उन्होंने उसे समझाने का हक अदा किया तो वो सर झटक कर रह गई। उन्होंने मुझसे मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता छीन लिया है और मैं ये सब भुला नहीं सकती। ज़मल मेरे जिगर का टुकड़ा था। उसे ज़रा भी चोट लगती थी तो मेरा दिल दहल जाता था। उसकी ज़रा सी तकलीफ पर मैं तड़पने लगती थी और इन लोगों की वजह से उसने अज़ियत की इंतहा देखी है। जब इसके दिमाग की रग फटी होगी तो इसे कितनी ज़्यादा तकलीफ हुई होगी। शायद उसने मुझे पुकारा हो, लेकिन मैं उसके पास नहीं थी। मुझे उस रात उसके पास होना चाहिए था। मैं ये सब सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि कोई आरे से मेरे जिस्म के 2 हिस्से कर रहा है। आप नहीं समझ सकती, कोई भी नहीं समझ सकता। वो टूटे हुए लहजे में कहते हुए तल्खी से मुस्कुरा दी। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन हम इंसान हैं, इसलिए गलती करते हैं। अगर फरिश्ते होते, तो गलतियों से पाक होते। गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन जिसे एहसास हो जाए उसे माफ़ कर देना चाहिए। खालदा और गजलान तुमसे ज़्यादा अज़ियत में हैं। तुम्हारे दिल पर सिर्फ गम का बोझ है, लेकिन वो पछतावे का बोझ भी उठाए हुए हैं। नफीसा बेगम ने नरमी से समझाया तो वो तूक निकलती दीवार से टेक लगा गई। इंसान की भी अजीब नफ्सियात है। जब तक ठोकर नहीं लगती संभलता ही नहीं है, और जब एक झटके में उसे मुंह के बल जमीन पर पटखा जाता है तो फिर पछताने लगता है। लेकिन पछतावे और नदामत से ना तो गुजरा वक्त लौट सकता है और ना ही बिछड़े हुए लोग वापस आ सकते हैं। लेकिन खैर, मैं इन्हें माफ करने की कोशिश करूंगी। उसने नफीसा बेगम की तसल्ली के लिए बात खत्म कर दी। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ कि ज़ुरैश तुम्हारा ख़्याल रखता है और तुम्हारे दिल में इसके लिए जो शकूक व शुबहात थे वो ख़त्म हुए या नहीं? उन्होंने पूछा तो इस अचानक सवाल पर उसके चेहरे पर लाली बिखर गई। जी, वो मेरा बहुत ख़्याल रखते हैं और शकूक व शुबहात तो उनकी उन फ़ोन कॉल से ही दूर हो गए थे, जो उन्होंने जेल से की थी। वो कहते हुए सरसारी से मुस्कुराई। चलो, ये तो अच्छी बात है। अब तुम भी इसका ख़्याल रखना और इससे किसी चीज़ का शिकायत का मौका न देना। मर्द को औरत से वफ़ादारी के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। तुम भी हमेशा इसकी वफ़ादार बनकर रहना। उन्होंने कहा तो उसके हलक में कांटे चुभने लगे। वफ़ादारी के लफ्ज़ पर ग़ज़लान का चेहरा उसकी आँखों के सामने घूमने लगा था। जी। ये एकदम दिल पर मनो बोझ आ गिरा तो वो उठी और कमरे में चली गई। जबकि नफ़ीसा बेगम इसकी घबराहट पर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। अगर औरत शादी से पहले किसी नामहरम की मोहब्बत में मुब्तला हो जाए, तो क्या वो बुरी औरत होती है? इन्हें अब्रिश का ये जुमला भी याद था और आज उसके घबराने पर वो मुस्तरिब होते कमरे की तरफ देख रही थी, जिससे अभी अब्रिश अंदर गई थी। मोहब्बत एक मौजज़ाती जज़्बा है, जिसके ज़रिए इंसान अपने महबूब के गम और परेशानियों को महसूस कर लेता है। मोहब्बत एक ऐसा तरसीली आला है, जो मुहिब को उसके महबूब की तकालीफ के सिग्नल्स भेजकर चौकन्ना कर देता है। फिर उसे अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात भूल जाती हैं। याद रहती हैं तो फ़कत महबूब की वो अज़ियतें, जो उसने कभी बयान भी नहीं की होती। मुझे हैरत है कि क्या इस दुनिया में मोहब्बत से गहरा भी कोई रिश्ता हो सकता है? कागज पर लिखे जुमले पढ़ते उसके असाब तने तो उसने साथ सोई अपनी दोस्त को देखा, जो मुंह पर तकिया रखे अपनी नींद पूरी कर रही थी। इसकी मोहब्बत तो मैं निकालती हूँ। उसने सोचते हुए तकिया उसके मुंह से उठाते जोर से उसे मारा तो हड़बड़ाकर जागी। या अल्लाह, क्या हो गया है जैनी? वो फूली हुई सांस बहाल करते उठ के बैठी तो जैनी ने उसके सामने कागज लहराया। ये क्या फजूल बातें लिखी हैं तुमने? मैंने अभी आंटी को फ़ोन करके तुम्हारी शिकायत लगा देनी है कि इनकी बेटी यहाँ पढ़ने की बजाय इश्क की मशूक़े में पड़ गई है। उसने कहा तो ताबीर ने अपनी ख्वाबीदा आंखें खोलकर कागज़ को देखा, जिससे समझने में उसे कुछ वक्त लगा था। ये मैंने कल लिखी थी। क्लास में बोरियत हो रही थी तो ये लिखना शुरू कर दिया। ये बस जुमले हैं और कुछ नहीं।
नजरें चुराती ताबीर ने अपना सर वापस तकिए पर रखा तो जैनी उसे घूर कर रह गई। तुम जानती हो ना कि वो तुम्हारा नहीं हो सकता, फिर ये सब लिखकर क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो? उसकी आंखों में नमर उतरते देखकर जैनी ने पूछा। रात के इस पहर वो दोनों कराची के एक फ्लैट में मौजूद थी, जहां इनके अलावा 3 और लड़कियां भी रहती थी। वो सब एक ही यूनिवर्सिटी की तालिबा थी। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की बजाय इस आरामदेह और कुशादा फ्लैट में रहती थी। ताबीर और सैनी ना सिर्फ बहुत अच्छी दोस्तें थी, बल्कि इनका एक दूसरे के घर आना जाना भी लगा रहता था। इसी वजह से सारी यूनिवर्सिटी ने बेस्ट फ्रेंड्स के तौर पर जानती थी। कहाँ खो गई हो अब? ताबीर ने इसके सवाल पर खला में नजरें गाड़ी तो सैनी ने उसे पकड़कर हिलाया। वो मेरे जहन से जाता ही नहीं है। 5 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी आएगा और मुझसे कहेगा कि ताबीर, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। इसके लहजे में चुभन के साथ आस और उम्मीद भी थी। सैनी ने उसके माथे पर हाथ रखा। वो अब नहीं आएगा। अगर उसने आना होता तो वो तुम्हें छोड़कर ही क्यों जाता? प्लीज यार, उसके लिए खुद को मत थकाओ। हमारा यहाँ आखिरी साल है। दिल लगाकर पढ़ाई करो ताकि अपनी अम्मी का सहारा बन सको। ये मोहब्बत इश्क सब वक्त का ज़या है। खास तौर पर ये इश्क का रोग इंसान को अपाहज कर देता है, जैसे तुम हो गई हो। इसकी सती हुई सूरत देखकर सैनी ने दोस्त होने का फर्ज निभाया। वो जरूर आएगा। और उसने खुद मुझे नहीं छोड़ा था, बल्कि अपने माँ बाप की जिद की वजह से उसे मजबूरी में मेरा रिश्ता तोड़ना पड़ा था। वो मेरे लिए तड़पता है सैनी, और मुझे यहाँ महसूस होता है। यहाँ। ताबीर ने अपने दिल के मकाम पर हाथ रखते आंसू के दरमियान कहा तो सैनी ने बेचारगी से उसे देखा। मर्द कभी भी मजबूर नहीं होता। अगर वो चाहता तो तुम्हारे लिए अपने माँ बाप के सामने डट जाता, लेकिन इसे मंगनी तोड़ना आसान लगा। इसलिए तुम्हारे मुंह पर अंगूठी मारी और अपनी जिंदगी में मगन हो गया। एक ऐसी मोहब्बत है जो मुकाबले को तकलीफ में मुब्तला कर दे। वो उसके जहन के दरवाजे खोलना चाहती थी, जिन्हें उसने 5 साल पहले ही कुफल लगा दिया था। मैं तकलीफ में नहीं हूँ। मैं तो खुश हूँ कि मुझे इस इंसान से मोहब्बत हुई, तो आज तक किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं कर सका। तुम इसे नहीं जान सकती, क्योंकि तुम इसे ज़ाहिरी नज़रों से देखती हो, लेकिन मैं उसे दिल की आँखों से देखती हूँ, तो मुझे वो बेकसूर ही नज़र आता है। वो कहते हुए मुस्कुराई और अपने आंसू साफ करते करवट बदल ली। तुम मोहब्बत में बिल्कुल पागल हो गई हो। हालांकि पढ़ाई मोहब्बत से ज़्यादा अहम है, जिस पर तुम्हारी ज़रा से भी तवज्जो नहीं है। हमेशा की तरह ज़ैनी ने तंग आते उसे उसके हाथ पर छोड़ा और बत्ती बुझाते सोने के लिए लेट गई। शुक्र है कि उसे होश आ गया। चलो अब तुम घर चले जाओ। रात काफ़ी हो गई है, मैं यहाँ पर ही हूँ। रात के 11 बजे जब अबीहा को होश आया तो आदम ने सुरेश की थकनसदा आंखें देखकर उसे घर जाने की इजाजत दी। ऐसे मत घूरो। मैंने कौन सा इस लड़की को प्रपोज कर देना है जो मुझे ऐसी शकी निगाहों से देख रहे हो? इसके घूरने पर आदम ने मासूमियत से कंधे उचकाते हुए कहा। इस वक्त भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है और अभी उससे बात करने की कोशिश मत करना। हमें इसे कुछ वक्त देना चाहिए ताकि वो इस सदमे से निकले या कम से कम हालात को कबूल कर ले। इसके बाद ही उससे पूछगछ करेंगे। उसे समझाते सुरेश ने चंद जरूरी हदायत दी और घर के लिए रवाना हो गया, जबकि आदम एक ठंडी आह भरते बेंच पर नीम दराज हो गया। पता नहीं ये आजमाइश कब खत्म होगी। सोचते हुए वो सुरेश की पुश्त देखता रहा जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी नजरों से ओझल हो रहा था। वो बेचैनी से सेहन में चक्कर लगा रही थी जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज ने उसे अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया। जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ते उसने कुंडी खोली तो सुरेश को सामने देखकर सुख का सांस दिया। शुक्र है आप आ गए हैं। मैं बहुत परेशान हो रही थी, उसने कहा तो सुरेश ने अंदर आते दरवाजा बंद कर दिया। बताया तो था कि देर हो जाएगी। अब इस लड़की को होश आया तो मैं वापस आ गया। आदम अब वहां अकेला है। इसकी भी क्या जिंदगी है, हर वक्त दूसरों के लिए ख्वार होता रहता है। उसने कमरे में आते आदम की तारीफ की और शर्ट के 2 बटन बटन खोलते पंखे के नीचे बैठ गया। इन्हें सवाब ही मिलेगा और आप हाथ मुंह धो लें, मैं फिर खाना लगाती हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है। जानबूझकर अपनी भूख का जिक्र करते उसने मुंह बनाया ताकि जुरेज खाने से इनकार न कर सके। आपने अभी तक खाना नहीं खाया? 12 बज रहे हैं, शिकायती अंदाज में कहते उसने जूते उतारे। मेरा दिल नहीं था और अब आप मुझे डांटने की बजाय जाकर चेंज करें। अच्छा करता हूँ, अभी बहुत सर में दर्द है। वो कहते हुए बेड पर लेटा तो अब्रिश ने मुतरद्दिद होकर उसे देखा जो आंखें बंद कर चुका था। मैं सरदर्द की गोली लाती हूँ, वो कहकर जाने लगी तो सुरेश के अल्फाज ने उसे रोका। थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाए। आंखें खोले बगैर उसने चंद अल्फाज अदा किए तो अब्रिश आहिस्तगी से उसके सरहाने बैठ गई। आप बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं। सुरेश की हालत देखकर उसके लहजे में गम खुल गया। सर दबाएं।
اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھتے اس نے اپنی پریشانی کی وضاحت کرنے کی کوشش کی، سکون حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ابرش نے نرمی سے اس کا سر دبانا شروع کیا تو زریز نے تکیے سے اپنا سر اٹھاتے اس کی گود میں رکھ لیا۔ زریز، اس کی بے ساختہ سی حرکت پر ابرش نے اٹکتے ہوئے اس کا نام پکارا مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پل بھر کے لیے رکے لیکن پھر وہ اس کی بند آنکھیں دیکھتے اس کی پیشانی اور سر کو دبانے لگی۔ وہ یوں ہی لیٹا رہا اور چند ہی لمحوں میں وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ سریز، اس نے دھیمی آواز میں اسے پکارا مگر وہ تھکن کے باعث کچھ کھائے بغیر ہی سو چکا تھا۔ سو گئے ہیں؟ اس کی نیند کھلنے کے ڈر سے ابرش اس کا سر گود سے اٹھانے کی بجائے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی اور پھر اس نے خود کو جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے پایا۔ ابیہا کا بے جان جسم بیڈ پر پڑا تھا۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگا اور اس کی کلائی پر ہاتھ رکھتے نبض کی جانچ کی۔ اس کی سانسیں بہت مدھم چل رہی تھیں۔ سریز نے متذبذب ہو کر ایک نگاہ پیچھے کھڑے آدمی پر ڈالی، پھر جھک کر ابیہا کو اٹھاتے تیزی سے باہر نکل آیا۔ سیڑھیاں اتر کر لاؤنج پار کرتے جب اس نے باہر قدم رکھا تو آدم کو اپنی طرف آتا دیکھ کر رکا۔ اسے جلد سے جلد ہسپتال پہنچانا ہے ورنہ یہ مر جائے گی۔ خورشید کو بولو گاڑی دروازے کے پاس لے آئے۔ آدم کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر اس نے کہا اور خود بھی تیز رفتاری سے چلتے لان میں آ گیا۔ آدم کے کہنے پر خورشید گاڑی لے آیا تو وہ ان دو آدمیوں کو ادھر ہی چھوڑتے ابیہا کو ہسپتال لے گئے۔ میں کچھ دیر کے لیے گھر جا رہا ہوں، جب اسے ہوش آ جائے تو فون کر کے مجھے بلا لینا۔ کچھ دیر بعد سریش نے آدم سے کہا جو اپنی رسٹ واچ پر بار بار دیکھتے ڈاکٹر کا انتظار کر رہا تھا۔ خبردار، یہاں سے ہلنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ جب تک اس لڑکی کو ہوش نہیں آ جاتا تب تک تم کہیں نہیں جا سکتے، بلکہ تم میرے ساتھ اسے گھر تک چھوڑنے بھی جاؤ گے۔ خورشید تو بہت پہلے ہی بھاگ گیا ہے، اب تم بھاگنے کی کوشش مت کرو۔ آدم نے اسے جانے سے روکا۔ اچھا رکو، پھر میں گھر پر فون کر دوں۔ بحث کرنے کی بجائے سریش نے حامی بھرتے ایک طرف ہوتے اپنا فون نکالا اور ابرش کا نمبر ملا کر رابطہ بحال ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ السلام علیکم۔ 3 بار بیل جانے کے بعد ابرش کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ اور امی ٹھیک ہے؟ وہ راہداری پار کرتے خالی جگہ پر رک گیا تاکہ سکون سے بات کر سکے۔ ہم تو ٹھیک ہیں، آپ بتائیں کہ لڑکی کو نکال لیا یا نہیں؟ ابرش نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ ہاں، لیکن اس کی حالت کافی نازک ہے۔ سجاول نے بہت بری طرح مار پیٹ کی ہے۔ ابھی ہم اسے ہسپتال لے کر آئے ہیں۔ یہ پولیس کیس بنتا ہے۔ ہم نے ڈاکٹر سے کہا اس لڑکی کا میڈیکل ٹیسٹ کر کے پولیس تک پہنچائیں۔ سجاول کو پکڑنا آسان نہیں لیکن کم از کم اسے ڈرایا ضرور جا سکتا ہے تاکہ وہ آئندہ کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلے۔ اسے تفصیل بتاتے وہ اندر سے کڑ کر رہ گیا۔ اس کے گھر والوں پر کیا گزرے گی؟ وہ تو اذیت سے ہی مر جائیں گے۔ میں ہسپتال آ جاؤں؟ اس وقت اس لڑکی کو میری ضرورت ہو سکتی ہے۔ ابرش نے افسوس سے کہتے اجازت چاہی۔ نہیں، اس کے پاس نرس ہے، اور آپ یہ سب باتیں امی کو نہ بتائیے گا، ان کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ اسے منع کرتے سریش دیوار سے لگی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ سجاول کو اس کے کیے کی ذرا سزا ضرور ملے گی۔ اس کی آواز سے اس کی پریشانی کا اندازہ لگاتے ابرش نے تسلی دی تو وہ مٹھی بھینچ کر رہ گیا۔ اس غلیظ جانور نے ایک معصوم لڑکی کو اس قدر بے دردی سے نوچا ہے کہ مجھے اپنی جیل کی اذیتیں بھول گئی ہیں۔ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، میرا بس نہیں چل رہا کہ اپنے ہاتھوں سے سجاول کا قتل کر دوں۔ وہ بے بسی سے کہتے سر جھکا کر اپنی آنکھوں کو انگلیوں سے مسلنے لگا۔ حوصلہ کریں زریز، اور دعا کریں کہ وہ لڑکی سجاول کے خلاف ایکشن لینے کے لیے مان جائے۔ ایک لڑکی ہمت کرے گی تو ہی باقی لڑکیاں اس کے شر سے بچ سکیں گی۔ آپ کچھ دیر گھر آ جائیں، میں کھانا بنا دیتی ہوں، کھا کے پھر چلے جائیے گا۔ اس کی بات سن کر ابرش کا دل بری طرح کانپا، لیکن خود کو مضبوط کرتے اس نے زریز کو گھر آنے کا کہا۔ آدم یہاں اکیلا ہے اس لیے ابھی نہیں آ سکتا، رات کو آ جاؤں گا، آپ پریشان نہ ہو اور گھر کا دروازہ بند کر کے رکھیں۔ اس نے کہتے ہوئے اپنے چہرے سے پسینے کی بوندیں صاف کی۔ اچھا، لیکن آپ کچھ کھا لیں، صبح بھی ناشتے کے بغیر ہی چلے گئے تھے۔ اس نے فکر مندی سے زریز کو چند نصیحتیں کی جنہیں وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر فون بند کرتے آدم کے پاس چلا گیا جو ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا۔ وہ ایک تنگ و تاریک گلی سے ہوتے لمبی سڑک پر آیا اور چند قدم مزید چلنے کے بعد ایک گھر کے سامنے رکا۔ شام کے اندھیرے نے نہ صرف سڑک کو ڈھانپ رکھا تھا بلکہ اس اوس درجے کے گھر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ ڈور بیل بجاتے دروازہ کھولنے کا انتظار کرنے لگا اور ساتھ ہی کئی بار چور نگاہوں سے سڑک پر چلتی گاڑیوں کو دیکھتا۔ تقریباً 5 منٹ کے انتظار کے بعد ایک عورت نے دروازہ کھول دیا۔
وہ 45 سال کے درمیانے قد کی خوبصورت عورت تھی، بالوں کی چوٹی بنائے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس بار پورے مہینے بعد آئے ہیں، مجھے سزا کے طور پر آپ کو دروازے سے ہی واپس بھیج دینا چاہیے۔ اس کے لہجے میں شکایت تھی۔ وہ اس کی بات انسنی کرتے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کرتے گہرا سانس ہوا میں خارج کیا۔ ان سب نے مل کر میری زندگی عذاب بنا دی ہے، دل چاہتا ہے کہ سب کو آگ لگا دوں۔ وہ غصے سے کہتے اندر بڑھ گیا۔ اس عورت نے بھی اس کا تعاقب کرتے اندر قدم رکھے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کہیں اس زریز نے تو نہیں کچھ کیا؟ وہ پانی لاتے فکر مندی سے پوچھی۔ تمہارے بیٹے نے زریز کو جیل سے نکلوا کر اچھا نہیں کیا، اور اب پتہ نہیں خود کہاں چھپ کر بیٹھ گیا ہے۔ اسے بولو کہ گھر آئے، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی حلق میں انڈیلتے اس نے حکم دیا۔ میں اسے کئی بار فون کر چکی ہوں، لیکن وہ جواب ہی نہیں دے رہا۔ آپ کی محبت نے مجھ سے میرا آدم چھین لیا ہے۔ وہ روحانسی ہو کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں اسے تمہارے پاس واپس لے آؤں گا، بس ایک بار اپنے گھر کے لالچی لوگوں سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ اور گھر میں فوتگی ہو گئی تھی، اس لیے اس بار آنے میں دیر ہو گئی، ورنہ تم جانتی ہو کہ مجھے سکون تمہارے پاس ہی ملتا ہے۔ وہ کہہ کر دھیرے سے مسکرایا تو اس عورت کے چہرے پر بھی مسکراہٹ چھا گئی۔ جانتی ہوں، لیکن فوت کون ہوا ہے؟ کہیں آپ کی بیٹی تو نہیں؟ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اس نے حیرانی سے اپنی شریک حیات کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ چائے بنا دو۔ جواب دینے کے بجائے اس نے بے چینی سے بات بدل دی تو عورت تھی اور کچن میں چلی گئی، جبکہ وہ بیڈ پر براجمان ہوتے اپنی آنکھیں موند کر اس تکلیف کو محسوس کرنے لگا جو اسے اپنی بیوی کی بات سن کر ہوئی تھی۔ یس، ای میں وصول ہونے پر وہ خوشی سے باہر کی طرف بھاگے تاکہ خالدہ بیگم کو اپنی ادنا سی کامیابی کے بارے میں بتا سکے۔ امی، میری فوٹوگرافی نیشنل میگزین کے لیے منتخب ہو گئی ہے۔ مجھے ابھی ای میل آئی ہے کہ آپ کی فوٹوگرافی بہت اچھی ہے اور میں ان کے میگزین کا باقاعدہ ممبر بن سکتا ہوں۔ خالدہ بیگم ناشتہ بنا رہی تھی جب اس نے انہیں پیچھے سے گھیرے میں لیتے خوشخبری سنائی۔ ارے ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو میری جان۔ اللہ پاک تمہیں مزید کامیابیاں دے، آمین۔ پورے مہینے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر خالدہ بیگم نے بھی خوش ہوتے اسے دعا دی۔ یہ میرا سب سے بڑا خواب تھا۔ میں نے ابرش اور زمل سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میری فوٹوگرافی میگزین والوں کو پسند آ گئی تو میں انہیں ٹریٹ دوں گا، لیکن مجھے اپنا یہ خواب پورا کرنے میں بہت وقت لگ گیا۔ اب نہ تو ابرش سے وہ دوستی رہی ہے اور نہ ہی زمل یہاں موجود ہے۔ وقت کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے نا۔ اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا ہونے کے باوجود اس کے دل میں ٹیس اٹھی تو چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ زمل کے جانے سے ہماری زندگیوں میں خلا آ گیا ہے، لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے خالدہ بیگم نے مضبوطی سے کہا۔ تم باہر بیٹھو، میں ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ آغا جی تو رات سے ہی غائب ہے، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے چائے ڈالتے پرسوچ انداز میں کہا۔ اچھا ہے، گھر سے باہر ہی رہیں، کم از کم کچھ وقت سکون سے تو گزرے گا۔ وہ کہہ کر کچن سے نکلا اور اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میسنجر پر ابرش کو اپنی کامیابی کی خبر کا میسج کر کے کھانے کی میز پر بیٹھ گیا۔ کھڑکی سے آتی سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ پلکیں اٹھاتے جیسے ہی ان سے اندازہ ہوا کہ وہ ابرش کی گود میں سر رکھے ہوئے ہے تو ایک جھٹکے سے اٹھا۔ وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھیں بند تھی، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ رات بھر یوں ہی بیٹھی رہی ہے۔ زریز شرمندہ ہو کر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اسے بازو سے پکڑ کر آواز دی۔ ابرش؟ ہم؟ اس نے نیند سے جاگ کے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ پوری رات میری وجہ سے ایسے ہی بیٹھی رہی ہیں، مجھے جگا دیتی۔ حد ہے، مجھے تو پتا ہی نہیں چلا کہ میں کب سو گیا تھا۔ آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اس نے خفت سے کہتے ابرش پر الزام لگایا تو وہ سیدھی ہوئی۔ خیر ہے، میں بھی سو گئی تھی۔ آپ کا سر درد ٹھیک ہوا؟ آنکھیں رگڑتے اس نے ان میں سے نیند کے آثار ختم کرنے چاہے۔ ہاں، اب ٹھیک ہے، میری تو فجر بھی قضا ہو گئی ہے۔ عجیب نشیوں کی طرح سویا ہوں میں آج۔ گھڑی پر وقت دیکھتے وہ بیڈ سے اترا اور الماری سے کپڑے نکالنے لگا۔ واقعی، وہ کہتے ہوئے کمر سیدھی کرتے لیٹی اور منہ پر چادر اوڑھ لی۔ ویسے اگر سر درد کی دوا اتنی پیاری ہو تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے روز سر درد ہو۔ اس کی طرف دیکھتے سریش نے شرارت کی تو ابرش نے منہ باہر نکالتے اسے گھورا۔ پھر شروع ہو گئی آپ کی فضول باتیں، شرم نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے آپ میں۔ اس نے کہا تو سریش نے کندھے اچکائے۔ شرم کیوں کروں؟ آپ میری اکلوتی بیوی ہیں۔ اب اگر 2 4 بیویاں ہوتی تو میں آپ کے سامنے شریف بن کر رہتا، لیکن کیا کر سکتے ہیں، مجبوری ہے۔ اس نے اپنی آواز میں دکھ بھرا۔ ابرش نے دانت پیستے اسے غصے سے دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے سامنے آئی۔ کیا کہا آپ نے؟
कुछ नहीं, आप मासूम बच्चों को डराएँ तो नहीं। अगर आप नहीं मानेंगी तो मैं दूसरी, तीसरी और चौथी शादी नहीं करूँगा। मेरे लिए आपकी राय अहम है, यकीन करें। अभी उसकी बात मुँह में थी कि अब्रश ने उसके बाल ज़ोर से खींचे और दौड़कर बेड पर आ गई। हाय! ये क्या हरकत है? दर्द से जुरेज ने उसकी बचकाना हरकत पर मसनूई गुस्सा दिखाया। पागल लड़की, शौहर मजाजी खुदा होता है, ऐसे नहीं करते हैं। तमीज़ कर किया करें। वरना मैंने अम्मी से शिकायत करनी है। इसकी खामोशी पर जुरेज ने उसे समझाते धमकी भी दी। ज़रूर बताएं, लेकिन साथ ये भी बताइएगा कि आपने इनके लिए मज़ीद 3 बहुएँ लाने का सोच रहे हैं। वो गुस्से से कहते आंखें बंद कर गई, जबकि जुरेज ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। मैं नहाकर कुछ देर बाद अम्मी के पास बैठूंगा, आप तक आराम कर लें और नाश्ता भी बाहर से ले आऊंगा, इसलिए बेफिक्र होकर सो जाएं। खिड़की के पर्दे आगे करते उसने अब्रिश को तलकीन की और कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया। रात भर गनूदगी की हालत में रहने के बाद अब उसे मुकम्मल होश आ गया था। उसके जिस्म का हर बूर दर्द कर रहा था। बार बार सजावल का चेहरा आंखों के सामने आता, मगर अब तक ये नहीं समझ पाई थी कि उसे सजावल की कैद से किसने आजाद करवाया है। अल्लाह जी! बाजू पर लगी ड्रिप को देखते उसने तकलीफ से रब को पुकारा। उसकी आंखों से आंसू मुतवातर से बह रहे थे। फिर उसने अपने चेहरे को जोर जोर से रगड़ना शुरू कर दिया। कभी चेहरे और कभी बाजुओं से वो गलाजत उतारने में कोशां थी, मगर सजावल के लम्स की चुभन उसकी रूह को भी दागदार करने लगी थी। आप अब कैसा महसूस कर रही हैं? नर्स ने कमरे में आते नरमी से पूछा। मुझे यहाँ पे कौन लाया है?" बमुश्किल चंद अल्फाज मुंह से निकले तो नर्स ने उसकी ड्रिप पर नजर डाली, जिसमें मौजूद माया हर लम्हे के साथ कम हो रहा था। जो साहब आपको यहाँ लेकर आए हैं वो बाहर ही मौजूद हैं। अगर आप इनसे मिलना चाहें तो मैं बुला देती हूँ। नर्स ने बताया तो वो तकलीफ से आंखें मूंद गई। मुझे किसी से नहीं मिलना। आप मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दें ताकि इस जिल्लत भरी जिंदगी से मेरी मुझे निजात मिल जाए। उसके लहजे में थकन के आसार नुमाया थे। अभी आप ये बातें मत सोचें और अपना नाम बताएं ताकि आपकी रिपोर्ट तैयार हो सके। नर्स ने दवाइयों का डिब्बा मेज पर रखते हुए पूछा था। नाम? कोई नाम नहीं है मेरा। मुझे कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए। बस आप ये ड्रिप उतारें। मुझे यहाँ नहीं रुकना। घबराहट से कहते उसने उठने की कोशिश की, लेकिन नर्स ने उसे पकड़कर वापस लेटा दिया। क्या हुआ है? तभी दरवाजे पर हल्की से दस्तक देकर आदम ने अंदर झांका तो अबीहा के साथ नर्स भी उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। ये अपना नाम नहीं बता रही, बल्कि जाने की जिद कर रही हैं। नर्स ने शिकायत की थी। अच्छा खैर है, मैं इनके पास हूँ, आप अपना काम करें। वो कहकर दीवार से लगे सोफे पर ही विराजमान हुआ तो अबीहा ने एक नजर उसे देखते फिर अपनी निगाहें छत पर मरकूज कर ली, जबकि नर्स सर हिलाते कमरे से निकल गई थी। कौन हो तुम? और तुमने मुझे सजावल के घर से कैसे निकाला? कुछ देर की खामोशी के बाद अबीहा की नकाहत भरी आवाज कमरे में गूंजी। ये सब जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। फिलहाल आप आराम करें और जहन पर बोझ ना डालें। जैसे ही आपकी सेहत ठीक होगी, हम आपको आपके घर ले जाएंगे। आदम ने उसे तसल्ली दी और जेब से मोबाइल निकालकर किसी को मैसेज करने लगा। लेकिन तुम हो कौन और मुझे क्यों बचाया? मैं पुलिस अफसर हूँ और मैंने अपना फर्ज निभाया है। उसकी तरफ देखे बगैर मुख्तसरन जवाब देते आदम का ध्यान फोन की तरफ था। अबिहा ने बेहिम्मती से दोबारा आंखें बंद की और अपने आंसुओं पर काबू पाने की कोशिश करने लगी, मगर वो बगैर रुके गालों पर अपने निशान छोड़ रहे थे। उसका दिल चाहा कि अपनी जान लेकर रसवाई से बच सके जो उसके वालिदैन की जिंदगी बर्बाद करने वाली थी। व्हाट द हेल! मैं जुरेज और आदम को नहीं छोड़ूंगा। इतना तड़पाऊंगा कि मुझसे रहम की भीख मांगेंगे। कार्ड ने होश में आते ही सचावल को फार्म हाउस में होने वाले वाकये से आगाह किया तो वो गुस्से से खोलने लगा। सबसे पहले मैं तुम तीनों का काम तमाम करूंगा जो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरी तरफ से कुछ सुनते वो जोर से चिल्लाया और फोन बंद करते तेजी से जैद का नंबर मिलाने लगा। जैद मेरी बात सुनो, मुझे अभी कार्ड ने बताया कि कल 3 आदमी फार्म हाउस से अबीहा को ले गए हैं और हुलिया के मुताबिक मुझे पूरा यकीन है कि वो जुरेज और आदम ही है। तुम पता लगवाओ कि इनके साथ तीसरा शख्स कौन था और जुरेज को जहां देखो गोली मार दो। मुझे इस शख्स की लाश अपने सामने चाहिए बस। वो इश्तियाल अंगेजी से कहते अपनी उंगलियां चबा गया। ये तुम क्या कह रहे हो? हम खुलेआम जुरेज को नहीं मार सकते। क्यों अपना तमाशा बनवाना चाहते हो? मैं आता हूँ फिर, ठंडे दिमाग से कुछ सोचते हैं। जैद ने उसकी बात रद्द की, मगर वो गुस्से से कमरे के चक्कर लगा रहा था। अगर अबीहा ने मुंह खोल दिया तो ज्यादा तमाशा बनेगा, इसलिए बेहतर यही है कि जुरेज का काम तमाम कर दिया जाए। जब वो नहीं रहेगा तो अबीहा की हिम्मत स्लब हो जाएगी और आदम का इलाज भी मैंने सोच लिया है।
तो मैं जो कह रहा हूँ उस पर अमल करो। जुरैज के घर जाओ या कहीं भी, किसी भी तरह उससे मेरी जान छुड़वा दो। किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने उसे कत्ल किया है। ये केस मैं दबा लूंगा, बस एक बार उससे जान छूट जाए। उसके लहजे में गुस्से से ज्यादा खौफ की आमेजिश थी, जिसे सुनकर जैद ने हामी भरते फोन बंद कर दिया। ये तुम क्या कह रहे हो जुरेज? अगर तुम जाना चाहते हो तो अकेले चले जाओ, लेकिन अब्रिश का वहां क्या काम है? मैं उसकी हिफाजत करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। उसने अमेरिका जाने की बात की। नफीसा बेगम को बताई तो उन्होंने हैरत का इजहार करते मसले का हल बयान किया। मैं इन्हें साथ लेकर जाना चाहता हूँ, उसने मासूमियत से कहा था। क्यों? मैं इनको खुद से दूर नहीं करना चाहता। मेरा बस चले तो उन्हें अपनी आंखों में बसाकर हमेशा अपने सामने रखूं। आप छोड़े ना। वो इनकी हैरानी पर नजरें झुकाकर कहते इनके कदमों में बैठा। तुम मेरी समझ से बाहर हो, उन्होंने खफकी से कहा तो वो सर उठाकर उन्हें देखते हुए मुस्कुराता रहा। जब से मुझे अब्रिश से मोहब्बत हुई है मैं भी खुद को समझ नहीं पा रहा। मेरा दिल चाहता है कि इनकी जिंदगी खुशियों से भर दूं, इनकी आंखों से आंसू चुनकर वहां अपने नाम के ख्वाब सजा दूं। मैं चाहता हूं कि वो नींद में भी मुझसे गाफिल ना हो। वो अपनी माँ को अपने जज्बात से आगाह करते यूं ही मुस्कुराता रहा। और अब्रिश क्या चाहती है? तुमने कभी उससे पूछा कि वो इस शादी से खुश है या नहीं? ना चाहते हुए भी जुर्रे से सवाल करते उन्होंने उसे चौंका दिया। क्या मतलब? उन्होंने आपसे कुछ कहा? वो खुश नहीं है क्या? बेचैनी से सवाल करते वो जमीन से उठते उनके मुकाबले बैठा। मुझे लगता है कि वो किसी उलझन का शिकार है। उसके दिल पर किसी चीज का बोझ है, जिसकी वजह से वो हर बार तुम्हारे जिक्र पर गुमसुम और परेशान हो जाती है। देखो बेटा, तुम इसके शौहर हो और तुम्हारा हक है कि वो भी तुमसे उतनी ही उल्फत रखे जितनी तुम रखते हो। इस रिश्ते को मियाँ बीवी साथ लेकर चलते हैं और मुझे अब्रिश का अंदाज कुछ अजीब सा लगा। वो कहते कहते रुकी, जबकि जुरेज चेहरे पर इस्तराब और उलझन के तासुरात लिए उन्हें देखता रहा। कौन सा अंदाज? प्लीज अम्मी मुझसे खुलकर बात करें, उसने बेचैनी से पूछा। मुझे लगता है कि वो शादी से पहले किसी और को पसंद करती थी। उसने एक बार मुझसे पूछा था कि अगर औरत शादी से पहले किसी से मोहब्बत करे तो वो कैसी औरत होती है। इस वक्त मैंने ये बात नजरअंदाज कर दी, लेकिन कल मैंने उसे कहा कि सुरेश के साथ वफादार रहना तो वो एकदम ऐसे घबराई जैसे कोई चोर चोरी पकड़े जाने पर घबरा जाता है। अब की बार नफीसा बेगम ने साफ अल्फाज अल्फाज में अपने खदशात से आगाह किया। उनकी बात समझने में जुरेज को कुछ वक्त लगा, फिर उसने अपने होंठों पर जबान फेरी। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। अगर उन्होंने ऐसा कोई सवाल किया भी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी बात कर रही हैं। वो जहां तक बात कर रही हैं घबराहट की, तो वो वैसे ही शर्मीली है। इसलिए इनके लिए अपने दिल में कोई भी बदगुमानी मत पाले। इनकी बात पर यकीन करने के बजाय उसने इन्हें झुठलाते नरमी से समझाया। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? वो हमारे घर की बच्ची है, मुझे भी इस पर एतबार है। लेकिन तुम एक बार उससे पूछ कर तो देखो। मेरा तजुर्बा मुझे बता रहा है कि अब्रिश हमसे कुछ छुपा रही है। प्लीज अम्मी, मेरी बीवी पर इल्जाम ना लगाएं। मैं ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि मैं उनकी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द और आखिरी हूँ, और मैं उनके बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा। इसलिए आइंदा ऐसी बात ना करिएगा। वो गुस्से को जब्त करने के बावजूद करख्त हो गया। मैं इस पर इल्जाम नहीं लगा रही, बस तुम्हें आंखें खुली रखने का कह रही हूँ। लेकिन तुम अपनी माँ से ज्यादा अपनी बीवी पर एतबार है। उसका शदीद रद्द अमल देखकर नफीसा के बेगम के दिल में अब्रिश के लिए बुग़्ज़ ने जन्म लिया, तो वो उसे छुपा ना सकी। मुझे आप दोनों पर एतबार है, लेकिन एक गलत फहमी की वजह से अब्रिश पर शक तो नहीं कर सकती ना आप? उसके लहजे में अब्रिश के लिए यकीन और मान था। इसने तो तुम्हें बिल्कुल ही बदल दिया है। तुमने उसकी वजह से आज पहली बार मुझसे इतने सख्त लहजे में बात की है। इन्हें ना जाने क्यों जुरेज पर गुस्सा आने लगा। आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं और मैं क्या आपकी हर बात समझ रहा हूँ। लेकिन आप अब्रिश को समझने में गलती कर रही हैं। मैं इनके बारे में ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अगर उसके माजी में कोई और मर्द हुआ तो तुम क्या करोगे? उन्होंने दो टोक लहजे में पूछा तो जुरेज ने बेख्तियार नफी में सर हिला दिया। ये नामुमकिन है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं वो चंद पल के लिए रुका, इन्हें माफ कर दूंगा। वो बेखबर सा बोला था। और अगर इसके दिल में अब भी वो शख्स हुआ तो? नफीसा बेगम ने जानकर बात कुरे दी। तो मैं रास्ते से हट जाऊंगा। वो सर झटक गया। इतने आला ज़र्फ़ हो? मोहब्बत आला ज़र्फ़ है, और इसी मोहब्बत की वजह से मुझे यकीन है कि अब्रिश सिर्फ मेरी है। इसलिए आप भी फजूल बातें सोचने की बजाय उठें और नाश्ता करें। वो कहकर उठा और इन्हें वहीं छोड़ते बाहर आ गया।
जहाँ अब्रिश इनकी गुफ्तगू से बेखबर नाश्ता बना रही थी। वो बेख्याली में किचन के दरवाजे पर खड़े होकर उसे देखने लगा, तो अब्रिश ने चाय कप में उंडेलते उसकी हालत पर गौर किया। ऐसे क्या देख रहे हैं? आपकी आंखों में अपना अक्स तलाश कर रहा हूँ, वो सीधे से अंदाज में कहते अपने सीने पर बाजू बांध गया। मिला फिर? वो कहकर फौरन रुख बदलते बेवजह साफ साफ बर्तन सिंक में रखने लगी थी। हाँ, दूर कहीं। मध्यम मध्यम लहजे में शिकायत थी। दूर नहीं है, करीब है। मध्यम भी नहीं है, बहुत गहरा है। लेकिन आपको अनजान बनने का बहुत शौक है। वो धीमी आवाज में बोली तो जुरेज ने उसे बाजू से पकड़कर रुख अपनी तरफ किया। सुनना चाहता हूँ। उसने अब्रिश को अपने हिसार में लेना चाहा। फूफो, आए, नाश्ता करें। वो उसके कुर पर घबराते जानकर बोली तो जुरेज ने एकदम इसका बाजू छोड़ दिया। वो इसके सामने से खिसकते मुंह पर हाथ रखकर हंसी, जबकि जुरेज ने उसकी चालाकी पर दांत पीसते उसे देखा। फुप्पो का इतना डर? वो इसके घूरने पर जल्दी से कहते नाश्ता लेकर बाहर निकल गई, जबकि जुरेज सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। मैं कभी किसी को आपकी मासूमियत पर शक नहीं करने दूंगा। उसे काम करता देखकर जुरेज ने खुद से वादा किया और आदम का नंबर मिलाने लगा। आप अब कैसा महसूस कर रही हैं? सुरेश ने कमरे में दाखिल होते अबीहा से पूछा, जो आंखें खोले छत को घूर रही थी। जिस लड़की की इज्जत लुट जाए, वो कैसा महसूस कर सकती है? वो स्पाट लहजे में बोली तो जुरेज ने आदम को देखा जो सोफे पर बैठा था। हम जानते हैं कि इस वक्त आप वाकई तकलीफ में हैं, लेकिन वो बमुश्किल अल्फाज को तरतीब देते कुछ कहने लगा, मगर अबीहा ने तल्खी से मुस्कुराते उसकी बात काटी। तकलीफ? ये लफ्ज मेरे अंदर की टूट फूट बयान करने से कासिर है। आप मुझे जहर दे दें ताकि मैं मर जाऊं। मैं इस हालत में अपने माँ बाप से नहीं मिलना चाहती। मैं इन्हें जीते जी मारना नहीं चाहती। मेरी गलती है ना? मैं सजावल के साथ मेरी गलती है ना, मैं सजावल के साथ फोन पर राब्ता बढ़ाती, ना इस पर यकीन करती, और ना इसकी खातिर अपने वालिदैन की इज्जत दांव पर लगाकर यहाँ आती। सारी गलती मेरी है। फिर मेरे वालिदैन को क्यों सजा मिले? मुझे ही सजा मिलनी चाहिए ना। आप मेरा गला दबा दें और मेरे घर वालों से कह दीजिएगा कि मैं एक्सीडेंट में मर गई हूँ, प्लीज। वो दर्द के जेरे असर कहती चली गई, जबकि सुरेश ने गहरा सांस लिया। वक्त, हिम्मत और हौसले से काम लेना है। इस तरह की बातें सोचने से मसला हल नहीं हो जाएगा। हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करें और इस बात को तस्लीम करने की कोशिश करें कि आपको अपने वालिदैन को सच बताना है। उसने कहा तो अबीहा ने बेबसी से आंखें बंद कर ली। काश मैं सजावल पर भरोसा ना करती। दिल में एक कसक सी उठी थी, फिर किसी के ख्याल के तहत आने पर उसने एकदम आंखें खोल दी। आप सजावल को सजा दिलवाएं, क्योंकि वो मेरी दोस्त को भी अगवा करना चाहता है। उसने मुझसे कहा था कि मैं अपनी दोस्त को फोन करके उसको घर बुलाऊं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इसी वजह से उसने ये मारपीट की है। आप इसे और बाकी लड़कियों को सजावल के नापाक वजूद से बचा लें। मैं आपका साथ दूंगी। अब्रिश का ख्याल आने पर उसने जुरेज के साथ साथ आदम को भी हैरान किया। आपकी दोस्त कहाँ रहती है और इसकी सजावल से दोस्ती है या नहीं? सुरेश ने पूछा। वो यहीं रहती है। अब्रिश अब्रिश शहबाद नाम है। मैं इससे 2 बार ही मिली हूँ। वो मुसव्वरी करती है और मुझे नहीं लगता कि उसकी सजावट से बातचीत है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो मुझे कहने की बजाय खुद ही उसे बुला लेता। वो कह रही थी, जबकि जुरेज को झटका सा लगा। अब्रिश के नाम पर वो शदीद गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच गया। मैं इस गलीज आदमी को जान से मार दूंगा। उसकी आंखों में खून उतरा तो वो गुस्से से धाड़ते बाहर की तरफ बढ़ा, जबकि आदम ने सोफे से उठते उसके पीछे दौड़ लगाई थी। जुरेज, बात तो सुनो यार, हम मिलकर कुछ करते हैं ना। इस तरह गुस्से में तुम कहाँ जा रहे हो? भागते हुए आदम ने जुरेज के साथ कदम मिलाए, जिसके होंठ खुश्क हो चुके थे। ये दरिंदा मेरी बीवी के बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकता है? मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा, फिर चाहे मुझे सारी उम्र जेल में ही क्यों ना रहना पड़े। होश से काम लो यार, तुम जेल में चले जाओगे तो पीछे से आंटी और भाभी का क्या होगा? और वैसे भी तुम तो अब्रिश को अपने साथ लेकर जा रहे हो, फिर क्या मसला है? वो पकड़कर उसे रोकते आदम ने उसके जहन से पर्दे हटाना चाहे। नाम मत लिया करो इनका। आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से अपनी बीवी का नाम ना सुनूं। उसकी बात समझ आने पर वो सजावल का ज़ारा गुस्सा उस पर उतार गया। ठीक है, आदम ने खफकी से कहते उसे उसके हाल पर छोड़ना मुनासिब समझा और थकन और नींद के बायस कुर्सी पर बैठ गया। मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई अब्रिश का नाम लेता है। अपनी गलती का एहसास होने पर सुरेश को अपनी अना को एक तरफ रखते उसके साथ बैठा तो आदम ने उसे देखने से गुरेज किया। ठीक है। कॉरिडोर में चलते लोगों के कदमों पर नजर जमाए वो उकताहट से बोला था। तुम घर चले जाओ।
कल से जाग रहे हो, घर जाकर आराम कर लो। जुरेज ने मशवरा दिया तो वो खामोशी से बेतासुर चेहरा लिए सामने देखता रहा। यार आदम, अच्छा नहीं लगता जब कोई समझ आ गई है मुझे। अब कितनी बार अपनी बात दोहराओगे? और तुम्हारी बीवी मेरी बहनों जैसी है। मुझे नहीं पता था कि बहनों का नाम नहीं लेते, वरना मैं ये गलती कभी नहीं करता। अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ना खराब करो। दिन रात की थकावट पर सुरेश के जुमले ने उसे भी गुस्सा दिला दिया था। अच्छा, आई एम सॉरी। अब मुंह ठीक करो और आओ कहीं बाहर चलकर चाय पीते हैं। जुरेश से उसकी नाराजगी बर्दाश्त ना हुई तो उसने फौरन माजरत कर ली। मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हारी फ्लाइट कब की है? परसों की फ्लाइट है, लेकिन मैंने अभी तुम्हारी बहन को नहीं बताया। उसने जानबूझकर तुम्हारी बहन का लफ्ज इस्तेमाल किया तो आदम ने नाराजगी से उसकी सूरत देखी। अगर आज के बाद ऐसी बकवास की ना तो माफ नहीं करूंगा। और मुझे सिर्फ चाय नहीं बल्कि साथ पिज्जा बर्गर वगैरह भी खाना है। वो भी इससे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता था। तभी माफी की शर्त रखते उसने जुरेज के दिल का बोझ हल्का कर दिया। चल, मैं अपने यार को पूरा रेस्टोरेंट खिलाता हूँ, वो भी उधार के पैसों का। उसकी कमर में घूंसा मारते जुरेज उठा तो वो भी मुंह बसूरते खड़ा हो गया। मैंने खाने के साथ कोक और फिर आधे घंटे बाद चाय पीऊंगा। वो दोनों अब अस्पताल का हाल पार करते बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। हाँ, मेरे हाथ शाही खजाना लग गया है ना, जो तुम्हारी फरमाइशें शुरू हो गई। यार कुछ ख्याल करो, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब ही हूँ। अपना वॉलेट खोलते जुरेज ने उससे शर्म दिलानी चाहिए। ठीक है, फिर अकेले ही जाओ। वो वापस जाने के लिए पलटा। उफ, अच्छा चलो भाई। हद है, इंसान चार बीवियां रख ले, तुम जैसा नखरीला दोस्त ना रखे। जुरेज ने उसे बाजू से पकड़कर अपने साथ घसीटा तो इसका कहकहा अस्पताल की उदास इमारत में गूंज उठा। मैं ये बात भाभी को बताऊंगा। वो इसे अपने नेक इरादों से आगाह करते दरवाजे से बाहर निकला। वो दोनों अब सड़क के किनारे चलते कुछ फासले पर बने रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे और इनकी आजमाइशों से भरपूर जिंदगियां भी एक दूसरे की संगत में कह के ही लगाने लगी थी। जबकि दरख्तों की ओर से निकलते आदमी ने इन दोनों की पुश्तों पर एक गहरी नजर डाली और अपने पीछे खड़े आदमी को इशारा करते इनकी तस्वीरें बनाने का कहा। कैमरे ने चंद लम्हों में अपने अंदर इस खूबसूरत मंजर को कैद कर लिया था, मगर उसे अंदाजा था कि इसमें मौजूद मंजर ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकेगा। वो कपड़े धोकर इन्हें अब सेहन में फैला रही थी और आसमान के वस्त में चमकता सूरज अपनी शुआएं उनके उसके चेहरे पर डालते अखियों को खूब रोशन कर रहा था। चेहरे पर पसीने की बूंदें थी, जबकि वो आस्तीने ऊपर चढ़ाए सर के बालों को जूड़े में कैद किए पूरी तवज्जो से काम में जुटी हुई थी। नफीसा बेगम बरामदे में बैठकर सब्जी काटने में मसरूफ थी। गाहे बगाहे उस पर नजर डालती और फिर सर झुकाकर काम करने लगती। ये क्या कर रही हो अब्रिश? घर में कपड़े कपड़े नहीं धोए? कपड़े फैलाते एक दुपट्टा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा तो नफीसा बेगम ने अंदर से आवाज लगाई। नहीं, वहां ताईजान धोती थी। थक कर कहते वो अंदर आई और किचन से पानी लाते उनके पास बैठ गई। लेकिन यहाँ पर ये सब काम तुमने ही करने हैं, इसलिए खुद को इनका आदी बनाओ। चंद कपड़े धोकर यूं बैठ गई हो जैसे पता नहीं कौन से पहाड़ सर कर लिए हो। वो जुरेज की बातों की सजा तानों की सूरत में उसे देने लगी तो उसने बेख्तियार घड़ी पर नजर डाली। मैंने आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी ही सिर्फ इस काम के लिए की है। आप बेफिक्र रहें, जुरेज के आने तक सब काम हो जाएंगे। मुझे आदत नहीं है लेकिन मैं सीख जाऊंगी और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तहम्मुल से कहते उसने पानी के चंद घूंट अलग से उतारे। हम्म, जल्दी कर लो, फिर ये हांडी भी चढ़ानी है। इनका अंदाज अभी बुझा बुझा सा था। क्या हुआ है फूफो? आप मुझसे नाराज हैं? सुबह से ऐसे ही बात करें जैसे कोई अजनबी हूँ। मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताएं ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं। इनके बदले हुए अंदाज पर दिल बर्दाश्त होते अब्रिश ने पूछ लिया तो वो सब्जी की टोकरी वहीं रखकर उठी। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यह काम खत्म करके मुझे चाय बना देना और जुरेज के आने से पहले अपना हुलिया दुरुस्त करना, वरना वो खामखा मुझसे नाराज होगा कि मैंने उसकी बीवी पर घर की जिम्मेदारी डाल दी है। बीवी आने के बाद बेटियों बेटों को तो माएँ वैसे ही गलत लगने लगती हैं। वो तुर्स लहजे में कहते अंदर चली गई जबकि अब्रिश हैरान और शशदर सी वहीं खड़ी रह गई। लेकिन इसकी हैरानी का दौर फोन बजने से खत्म हुआ। पलंग पर पड़े मोबाइल को उठाते उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात छा गए। मुझे एक कत्ल करने की इजाजत होती तो मैं इसी का ही करती। ये सुबह से अजलान की चौथी कॉल थी जिस पर उसने गुस्से में इसका फोन अटेंड करके कान से लगाया। क्या मसला है तुम्हें? नंबर ब्लॉक करती हो तो मैसेजेस पर कॉल करने लग जाते हो मैसेंजर पर। आखिर चाहते क्या हो तुम? फोन छूटते ही वो बदतमीजी से बोली थी। तुमने मेरा मैसेज नहीं देखा? मेरी फोटोग्राफी मैगजीन के लिए मुंतखब हो गई है।
یہ خواب ہم نے مل کر دیکھا تھا ابرش، اور تمہیں اس کے بارے میں بتانا میرا فرض ہے۔ تم خوش ہونا؟ وہ اس کی ڈانٹ کے باوجود اپنی بات کر کے خاموش ہوا۔ ابرش کی پیشانی پر بل ابھرے اور اس نے پنکھا تیز کر کے گرمی کی شدت کو کم کرنا چاہا۔ مجھے تمہاری کامیابی پر کوئی خوشی نہیں ہے، اس لیے آج کے بعد مجھے کال کر کے پریشان مت کرنا۔ اسے میری طرف سے آخری وارننگ سمجھو، ورنہ اس کے بعد میں زریز کو تمہارے بارے میں سب بتا دوں گی۔ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تم زریز کو کچھ مت بتانا، اس سے تمہارا گھر ہی خراب ہوگا۔ یہ بے وقوفی مت کرنا، اور میں نے صرف تم سے اپنی خوشی بانٹنے کے لیے کال کی تھی۔ میرا کوئی ارادہ غلط نہیں تھا، میں تو اپنی کھوئی ہوئی دوست کو تلاش کر رہا ہوں، جو مجھے اب کبھی نہیں ملے گی۔ خیر، میری سزا یہی ہونی چاہیے تھی، وہ اسے سمجھاتے تکلیف سے بولا تھا۔ مجھے تم سے کوئی دوستی نہیں رکھنی، میرے لیے زریز کی دوستی کافی ہے، اور اگر تم میں ذرا بھی انسانیت باقی ہے تو آئندہ مجھے کال یا میسج نہ کرنا۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا گھر برباد ہو سکتا ہے۔ وہ دو ٹوک لہجے میں کہہ رہی تھی، مگر اچانک سامنے نظر پڑنے پر اس کی روح فنا ہو گئی۔ نفیسہ بیگم کمرے کے دروازے پر کھڑی اسے حیرانی اور افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ابرش کی صرف آخری بات سنی تھی، اور اس لیے ان کے چہرے پر غصہ اور دکھ بیک وقت دکھائی دے رہا تھا۔ ابرش نے فون کاٹتے ہوئے تھوک نکلا۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ ان کا انداز شک میں ڈوبا ہوا تھا۔ بولو ابرش، کس کی وجہ سے تمہیں اپنا گھر برباد ہونے کی فکر ہے؟ کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی نا تم؟ اس کے یکدم گھبرانے پر انہیں اپنے شک پر یقین ہوا تو انہوں نے کاٹ دار لہجے میں پوچھا۔ میں غزلان سے بات کر رہی تھی۔ ایک جملے میں جواب دیتے وہ صحن میں جانے لگی، مگر نفیسہ بیگم نے اسے روک دیا۔ تو وہ لڑکا غزلان ہے جس کی وجہ سے تم زریز سے خلا لینا چاہتی تھی؟ تم غزلان کو پسند کرتی تھی؟ انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ تبھی بے یقینی سے استفسار کرنے لگی تو ابرش نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ نہیں پھپھو، وہ صرف میرا دوست تھا۔ جھوٹ بولتے اس کی زبان ذرا سی لڑکھڑائی۔ تم نے مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ تم اس سے فون پر یہ کہہ رہی تھی کہ میرا گھر برباد نہ کرو، اور مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ سچ بولا برش، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آگے بڑھ کر اس کا بازو زور سے دبوچتے انہوں نے غضبناک لہجے میں کہا۔ ہاں، میں پسند کرتی تھی، لیکن ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ نفیسہ بیگم کے تھپڑ نے اس کے وجود پر سکتے کی چادر ڈال دی۔ تم اتنے عرصے سے مجھے اور میرے بیٹے کو دھوکہ دے رہی ہو۔ وہ بے وقوف تم پر اندھا اعتماد کرتا ہے، اور تم اس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہو۔ میں تمہیں کیا سمجھی تھی ابرش، اور تم کیا نکلی؟ کاش میں نے تمہاری محبت میں اپنے بیٹے کا نکاح تم سے نہ کروایا ہوتا۔ میں نے تو احسان کیا کہ ایک لاوارث لڑکی ہے اور اسے پناہ اور عزت دوں، لیکن تم اس قابل نہیں تھی۔ تمہیں یہاں لا کر میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ بدگمانی کسی کینسر کی طرح ان کے وجود میں پھیل چکی تھی۔ اس نے لفظوں کے تیر چلاتے انہوں نے ابرش کو لہو لہان کر دیا۔ اس کی دھندلاتی آنکھیں آنسوؤں کا بوجھ اٹھانے میں ناکام ہوتے انہیں باہر پٹک رہی تھی، جبکہ وہ ذلت اور رسوائی کی دلدل میں دھنستی ساکت سی نفیسہ بیگم کو دیکھتی رہی۔ امی! اچانک اس کے کانوں سے زریز کی آواز ٹکرائی تو اس نے خوفزدہ نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھا، جو نہ جانے کب کھلے دروازے سے اندر آ چکا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ ابرش کو مار کیوں رہی ہیں؟ تمام معاملے سے بے خبر ہونے کی وجہ سے اس نے جلدی سے آگے بڑھتے ابرش کو پکڑا، جو دم سادے اسی ہی تک رہی تھی۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ اس پر نظر رکھو، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ اب نتیجہ بھگتو اور اپنی بیوی کے کرتوتوں پر پردے ڈالتے رہو۔ وہ کہہ کر پلنگ پر بیٹھی تو ابرش نے زریز کا بازو پکڑ کر اس کا سہارا لیا۔ زریز، وہ صرف اس کا نام ہی لے سکی۔ ہوا کیا ہے ابرش؟ پلیز مجھے بتائیں، آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ وہ بری طرح بے چین ہوا۔ غزلان کو پسند کرتی ہیں میڈم؟ ابھی میں نے اسے رنگے ہاتھوں فون پر بات کرتے پکڑا ہے، اور بے شرمی کی انتہا اور بے شرمی کی انتہا تو دیکھو کہ کتنی ڈھٹائی سے اس بات کا اقرار بھی کر رہی ہے۔ اس کی الجھن دور کرنے کے لیے نفیسہ بیگم نے ساری بات اس کی گوش گزار دی تو وہ بے یقینی سے ابرش کی طرف دیکھنے لگا۔ زریز، اس نے زریز کی آنکھوں میں سوال دیکھتے نفی میں سر ہلاتے اس کا نام لیا اور اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اچھا، تو کیا ہو گیا ہے؟ شادی سے پہلے اگر کوئی تعلق تھا تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ بھی اس بات کو یہیں ختم کریں، اور کسی باہر کے شخص کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ دل میں درد کی لہر اٹھنے کے باوجود اس نے ابرش کے آنسوؤں کا مان رکھ کر اس کے ساتھ نفیسہ بیگم کو بھی حیران کیا۔ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ تمہاری بیوی کسی لڑکے سے چھپ کر باتیں کر رہی تھی اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ کھڑے ہوتے اس کے رد عمل پر ماتم کرنا تھی۔
मुझे यकीन है कि आपको कोई गलतफ़हमी हुई है, इसलिए इस बात को यहीं दफ़न करें और अब्रिश की तरफ से अपना दिल साफ़ कर लें। पूरी बात का इल्म ना होने के बावजूद उसने नफीसा बेगम के सामने इसका दिफ़ा किया और अब्रिश के हाथ को अपने बाजू से हटाते तेज़ी से कमरे में चला गया। वो आंसुओं से भीगा चेहरा लिया कितने ही देर शर्मिंदगी से वहीं खड़ी रही कि उसमें जुरेज का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। इसने आज पहली बार जुरेज की आंखों में अपने लिए नाराज़गी और गुस्सा देखा था और वो बहुत चाहते हुए भी अपनी सिसकियों पर काबू ना पा सकी। सुरेश पूरा दिन बाहर गुजारने के बाद वो रात के पहले पहर कमरे में दाखिल हुई जहां अंधेरे का राज था। सुरेश अपनी आंखों पर बाजू रखे सोफे पर लेटा था। वो बत्ती रोशन करते उसका नाम पुकारते सोफे के करीब आई मगर वो इसी हालत में लेटा रहा। सुरेश उसके सरहाने नीचे फर्श पर घुटनों के बल बैठते उसने सुरेश के सर पर हाथ रखा लेकिन उसने कोई हरकत ना की। हाँ, उसकी गर्दन में उभरने वाली गिल्टी अब्रिश को मज़ीद नेदामत और अफ़सोस में मुब्तला कर गई थी। प्लीज़ मेरी बात सुन लें, मुझसे यूँ बेज़ार ना हों। मैं आपका ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बाज़ू हटाएँ ना ज़ुरैज़, मैं आपकी अब्रिश हूँ, मेरी तरफ देखें तो सही। वो अज़ियत से इसका बाज़ू हटाते टूटे हुए लहजे में कह रही थी। ज़ुरैज़ ने आँखें खोलते उसे देखा जिसकी आँखें मुसलसल रोने की वजह से सूजी हुई थीं। सो जाए। दिन में टीसें उठने के बावजूद उसने लहजे को नर्म रखा था। अब्रिश ने तड़प कर उसकी सुर्ख आंखों के नीचे हाथ रखा। आप रो रहे हैं? उसकी कैफियत का अंदाजा लगाते अब्रिश ने उसे छुआ तो वो उसका हाथ अपने चेहरे से हटाते उसे दूर किया। बोला है ना, सो जाए। उसने दोबारा आंखें बंद की तो अब्रिश खामोशी से उसे देखती रही। पूरा वजूद किसी अनदेखे अजाब का शिकार हो चुका था और आंखों से आंसू मतवातर से बरसते उसके चेहरे को भिगो रहे थे। आखिर सुरेश ने उठकर बैठते अपना सर मसला। यहाँ आए। उसने सोफे पर इशारा किया तो अब्रिश एक लम्हे की देर किए बगैर उसके साथ बैठ गई। परसों हमारी अमेरिका की फ्लाइट है। कल तैयारी कर लीजिएगा ताकि परसों सुबह हम निकल जाएं। उसकी जानब देखे बगैर सुरेश ने उसे मतना किया। आप जहाँ कहेंगे मैं चलूंगी, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन ले। मैं मानती हूँ कि शादी से पहले मैं गजान को पसंद करती थी, लेकिन वो सिर्फ पसंदीदगी की हद तक था। मैं पागल थी जो उसे अपने साथी के तौर पर देखने लगी थी। हालांकि अल्लाह ने मेरे लिए आपको चुना था और जब मेरी शादी आपसे हुई तो मैंने गजनान से हमेशा एतराज बदला। अब इस बात से आप इससे पूछ लें कि मैंने हमेशा उसे खुद से दूर रहने का ही कहा है। आज भी मैं उसे यही समझा रही थी, लेकिन फूफो ने मुझे गलत समझ लिया। आप मुझ पर एतबार करते हैं ना? फिर क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हैं? मेरी तरफ देखिए ना सुरेश। उसकी आंख से एक आंसू निकलकर गाल से होता दाढ़ी में जज्ब हुआ, तो अब्रिश ने उसका चेहरा थामते अपनी तरफ मोड़ा। वो जुकाम ज़दा सांस अंदर खींचते उसे देखने लगा। मैंने आपसे कोई सफाई नहीं मांगी और ना ही जिंदगी में कभी मांगूंगा, इसलिए बेफिक्र होकर सो जाए। वो कमाल महारत से अपने जज्बात छुपाते उसे मुतमईन करना चाहता था। आपको गुस्सा करना है तो कर लें। मैंने आपसे गजलान के बारे में छुपाकर गलती की। मैंने कई बार आपको बताने की कोशिश की लेकिन हर बार ये डर आड़े आ जाता कि अगर आपने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। वो उसके मजबूत हाथ को नरमी से पकड़े अब सब कुछ बता देना चाहती थी। वो सर झुकाए उसकी उंगली में मौजूद अंगूठी को देखते इसकी बात सुन रहा था। फजलान से मेरा ताल्लुक बहुत गहरा रहा है, लेकिन मैंने कभी उसके लिए वो महसूस नहीं किया जो आपके लिए करती हूँ। वो बचपन की एक गलती थी, लेकिन आप मेरी मोहब्बत है। आप हमेशा मुझसे इज़हार सुनना चाहते थे ना? देखें, मैं आज बिना झिझक आपसे कह रही हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक शख़्स से ही मोहब्बत हुई है और वो आप हैं। कहते-कहते इसकी आवाज़ गले में अटकी तो वो खामोश होती झुकी और सुरेश की हाथ की पुश्त पर बूसा दिया। अब ये शहवाद सिर्फ़ सुरेश जासिम की है। कोई तीसरा कभी दरमियान में नहीं आ सकता। उसके हाथ पर लम्स छोड़ते उसने पहली बार मोहब्बत का इकरार किया, मगर सुरेश खामोशी से उसे तकता रहा। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे आज उसे कुव्वत गोयाई से महरूम कर दिया गया हो। कुछ बोलें सुरेश, आपकी ये खामोशी मुझे अंदर से मार रही है। आप मुझ पर एतबार तो करते हैं ना? अब्रिश की आवाज़ पाताल से सुनाई दी थी। हाँ, बस अब सो जाए, काफ़ी रात हो गई है। मैं तब तक नहीं सोऊंगी जब तक आप मुझसे सही तरह बात नहीं कर लेते। मैं बहुत तकलीफ में हूँ सुरेश। वो कहकर अपना ज़ब्त खोते चेहरा झुकाकर रोने लगी। इधर आ जाए। बाजू खोलते सुरेश ने उसे अपने करीब आने का कहा तो वो जल्दी से इसका बाजू दोनों हाथों से पकड़ते उसके कंधे पर टेक लगा गई। आप मेरे लिए बायसे सुकून हैं। आंखें मूंदते अब्रिश ने पूरे दिन की तकलीफ के बाद उसके कुर्ब पर करार पाते कहा तो सुरेश ने उसके सर पर हाथ रखा।
सुरेश, कुछ देर की खामोशी के बाद अब्रश ने उसे पुकारा। हम्म। वो उसे सुन रहा था। मैंने आपकी गैर मौजूदगी में हमेशा अपनी हिफाजत की है। मुझे इस बात का एहसास शुरू से ही था कि मुझ पर सिर्फ आपका हक है और मैंने कभी आपकी अमानत में खयानत नहीं की। वो किसी तरह से उसे बदगुमानी से बचाना चाहती थी। जानता हूँ, मुझे आप पर खुद से ज़्यादा एतबार है, लेकिन इंसान होने के नाते दिल में घुटन महसूस कर रहा हूँ। मुझे ये खुशफ़हमी थी कि मैं आपकी ज़िंदगी में आने वाला पहला और आखिरी मर्द हूँ, लेकिन दिल पर किसी का इख्तियार नहीं चलता। अगर आपको ग़ज़लान पसंद था, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं और मेरा दिल भी मुझे कुछ अरसे में सँभल जाएगा, इसलिए परेशान ना हो। मज़ीद खामोश रहने की बजाय सुरेश ने उसे अपनी हालत से बाख़बर किया और वो यूँ ही इससे टेक लगाए बैठी रही। आप मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले और आखिरी मर्द ही हैं। वो सिर्फ़ एक नादानी थी और मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। वो बोली तो सुरेश ने गहरा साँस लिया, उसके सर पर अपना सर टिका दिया। खैर है, आई लव यू सुरेश। एकदम सर हटाते उसने कहा तो सुरेश फीका सा मुस्कुरा दिया। खाना खाया है? नहीं, लेकिन आप आई लव यू टू बोले ना। उसके जवाब न देने पर बेकरार होते अब्रश ने जिद की, तो वो उठा। मैं खाना लाता हूँ, खाकर सुकून से सो जाइएगा। वो कहकर किचन की तरफ बढ़ा, जबकि अब्रश के रुके हुए आंसू दोबारा रफ्तार पकड़ने लगे थे।